तो हेलो दोस्तों। और आज जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपीएससी के लिए का सेशन लेके आया हूँ कि यूपीएससी से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेरी होती हैं, कैसे पढ़ना है, क्या नोट्स पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सिलेबस क्या है और इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बुक्स की कौन सी बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटीज़ वगैरह, या फिर जो भी हमारे रेफरेंसेस बुक होती हैं उनमें से कौन सी पढ़नी है, कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कितना समय लगता है, कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रही है, पैटर्न कैसे है। तो ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन जब भी लेके आऊँगा उसमें आपकी जो क्वेरीज़ होगी उसको ज़रूर से रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला सेशन हो रहा है, तो मैं अपना थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ कि मेरा नाम दीपक है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं आपको मेंटर करूँगा और गाइड करूँगा। ठीक है, मैंने यूपीएससी में 2 बार अपीयर हो चुका हूँ, जिसमें कुछ कारणवश कुछ मार्क्स कम रह गए जिससे क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे भी उन गलतियों को लोगों को बताना चाहिए, जो गलतियाँ मैंने की हैं वो ना करें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन शुरू करता हूँ। एक ड्रीम जो सर्विस है या जॉब है या प्रोफेशन है या फिर स्ट्रीम है या फिर एक, आप क्या मान सकते हो उसे, यूपीएससी को आप सर्विस किस मोड में लेना चाह रहे हो। ठीक है, हर किसी के लिए एक ड्रीम सर्विस भी हो सकती है, कोई इसे जॉब के पर्पज़ से भी इसे यूज़ कर सकता है और कोई किसी का प्रोफेशन भी लगा सकता है और किसी का पैसन होता है कि हमें यूपीएससी करके हमें अपना सपना पूरा करना है, मेरा सपना है ये, है ना। तो ये चीज़ें सबके साथ अलग अलग होती हैं, सब अपने अपने विचार रखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो यूपीएससी क्या है, एक सर्विस है। ठीक, और सर्विस कैसी सर्विस, जो एक नौकरशाही यानी कि सारी सर्विसों में से सबसे बड़ी सर्विस, यानी आपको देनी है, सबसे बड़ी सेवा देनी है। तो आपको सेवा भाव से ही यूपीएससी में एंटर करना है और वहाँ जाके अपनी जो भी आपको समाज में समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना है, जो भी इशू क्रिएट होते हैं उनको आपको रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, तो एज हम सर्विस ही से फॉलो करना है। चलिए, तो आगे मैं बात करता हूँ इस पर। आगे जो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कि हम यूपीएससी सीएससी का सिलेबस, हमें ये देखना है कि यूपीएससी सीएससी का सिलेबस क्या है। ठीक, इसका मैंने एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पर डाल दिया है, आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम से इस सिलेबस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी का ये ऑफिशियल सिलेबस आपको मिलेगा यहाँ पे। तो हमें देखना होता है कि सिलेबस, सबसे पहले अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको देखना है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। आप एक चीज़ बताइए मुझे, अगर आपको रास्ता पता नहीं होगा, आपको जाना कहाँ है, ठीक है, सिर्फ आपको एड्रेस पता है किस एड्रेस पे जाना है, लेकिन आपको बिल्कुल भी रास्ते की नॉलेज नहीं है, तो आप भटक सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई भी भ्रमित कर सकता है। तो अगर आपको गाइड चाहिए तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि सिलेबस क्या है, ये संस्था ने सिलेबस जारी किया है, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, वहीं दूसरी चीज़ आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी यूपीएससी ने पीटी और मेंस, जैसे कि यूपीएससी 3 चरणों में एग्ज़ाम लेती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो हमें देखना है जी। विपिन जी थोड़ा वेट कीजिए, मैं यहाँ पे मेंस की बुक लिस्ट भी बताऊँगा आगे जाके। ठीक है, अभी आप थोड़ा इसको जो मैं डिस्क्रिप बता रहा हूँ कि कैसे चरण होते हैं और कैसे कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है, पहले मैं इसकी थोड़ा चर्चा कर दूँ, फिर आगे मैंने यहाँ पे दे रखा है स्लाइड कि एनसीईआरटी बुक लिस्ट जो भी है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। तो जी, तो जो हमारा मैंने बता रहा था जैसे कि पीटी और मेंस, तो आपको क्या करना है कि पहले पीटी और मेंस इनमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आपको वो चीज़ देखनी है कि क्वेश्चन का रिदम कैसा बना हुआ है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपने पहले क्या करना है कि पहले आपने वो सिलेबस देखना है। जैसे आप सिलेबस देख लेते हो एक बार, सिलेबस से रूबरू हो जाओगे, फिर आपको जाना है एग्ज़ाम पे कि एग्ज़ाम कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप अगर ये चीज़ कर लेते हो, फिर जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने देख लिया है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं, पीटी में कैसे आए हैं, कितने ऑप्शन आते हैं, और आजकल देख रहे हो आप 2022 में जो पीटी का पेपर हुआ था उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन पूछने का, तो इसका भी मैं वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं, आपको ये सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, वहीं मेंस के क्वेश्चन देखने हैं आपको कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनका दायरा क्या है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है, हम इसके लिए भी रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो इससे भी हम अपना जो मेंस की तैयारी वो भी अच्छी बेटर कर सकते हैं। आगे बात आती है एनसीईआरटी की, कि हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस हमारा है यूपीएससी में इसके अकॉर्डिंग कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, और फिर
इसके साथ साथ हमें कौन सी रेफरेंसेस बुक पढ़नी है। तो आगे उसके मैं बताऊँगा, जब मैं सिलेबस को एलेबोरेट करूँगा तो वहाँ बता दूँगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी होती है और कौन सी रेफरेंसेस बुक पढ़नी होती है। ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं कि 6 से 12, यानी कि कक्षा 6 से 12 तक आप सारी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सही नहीं लगता है। और रेफरेंसेस बुक ऐसा भी नहीं है कि आप बिना किसी जानकारी के सारी रेफरेंसेस बुक ही पढ़ते जा रहे हैं, इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं चौथा पॉइंट आता है हमारा करंट अफेयर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर पड़ जाता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे, अगर आपका करंट अफेयर तैयार है, आपके अगर न्यूज़पेपर से आप करंट फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ से क्या होता है कि आप जो भी करंट अफेयर पढ़ते हो, एक तो क्या हमारा करंट तैयार हो जाता है, वो भी ठीक है। अब यूपीएससी क्या करता है कि जो भी करंट अफेयर में कोई न्यूज़ आती है, उससे वो जो स्टैटिक पार्ट है उससे क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है कि करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ आती है, ठीक है, उसका आपको स्टैटिक भी तैयार करना है। हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है, तब जाके हम अपने एग्ज़ाम को कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, राहुल जी का क्वेश्चन आया है कि अभी पीटी पढ़ें या मेंस। देखिए, अभी मैं जो नवंबर मंथ चल रहा है और पीटी हमारा है मई में। अगर आप 2023 के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास अभी 2 से 3 महीने हैं, 3 महीने हैं लगभग। तो 3 महीने में आप कम से कम जो एनसीईआरटीज़ हैं उन्हें तैयार कर लीजिए। उसके साथ साथ जैसे एनसीईआरटी कंप्लीट होती जाती हैं, आप रेफरेंसेस बुक भी उठाते रहिए और थोड़ा बहुत लिखना चालू कीजिए। अगर आप अभी भी देना चाहते हैं कि 2023 का मुझे क्वालिफाई करना है, तो भी आप हिम्मत नहीं हार सकते हैं ना। आपके पास अभी भी वक्त है, अब अभी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपकी ये चीज़ अच्छी हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, ठीक, उसके बाद आपको फिर एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। एनसीईआरटी क्या करती हैं कि आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो तैयार करती हैं। जी जी, बताऊँगा आगे मैं टेस्ट की भी चर्चा करूँगा कि टेस्ट कैसे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, पहले आप इसे बता रहा हूँ मैं। तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप साथ साथ में रेफरेंसेस बुक क्या होती हैं कि आपको जो बेसिक चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं, फिर हमें एडवांस की तैयारी करनी होती है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का लेवल कैसा है, एडवांस लेवल होता है, तो हमें सब तैयार करना होता है। फिर हम इसके लिए रेफरेंस बुक पढ़ेंगे और फिर करंट अफेयर को आपको दोनों चीज़ में जोड़ के देखना है। कोई भी करंट में इशू आता है या फिर जो हमारा जो स्टैटिक सिलेबस है, जो भी स्टैटिक सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने, इसको हमें करंट से लिंक करना है कि करंट अफेयर में कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे स्टैटिक पार्ट को या सिलेबस को कवर करती हैं। इसीलिए सिलेबस को अपनी वॉल पे या कहीं भी आपको जो कंफर्टेबल लगता है उसमें आप रखिए, इसको बार बार दोहराते रहिए, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करता हूँ कि इसमें हमें जो मैंने रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी की बात की है उसको हमें कैसे देखना है, ठीक है। चलिए, तो ये है, मैंने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। हमारा जो एक पेपर होता है, यानी हमारे जो 4 पेपर होते हैं जीएस के, ठीक, और ऑप्शनल होते हैं 2 पेपर। और हम जीएस में ही जैसा हम जीएस का सब्जेक्ट जो है हम अगर तैयार कर लेते हैं तो उसी में हमारा जो ऐसे है वो भी हमारा तैयार हो जाता है लगभग, ठीक है। और फिर जो हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी, यानी हिंदी यानी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, जो संविधान की 8वीं सूची में दे रखी है लैंग्वेज, उसको आप वहाँ से करना है, पेपर देना होता है, ठीक। चलिए, तो पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री में। जैसा कि आप हिस्ट्री में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना होता है, ठीक है। एक होता है कि सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर यहाँ पे एंशिएंट, मिडाइवल और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये हम इतने प्रकार के हमें इतिहास को देखना होता है। ये सारे अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं और सबका एक क्रम है, ठीक है। अब अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री में जी जी बताऊंगा, मैं आगे सब बताऊंगा। आगे मेरे पास टेस्ट सीरीज़ का स्लाइड रखा है, उस स्लाइड में आके मैं बताऊंगा। ये आपको लास्ट में बताऊंगा। मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप लोग जो भी लोग सुन रहे हैं, कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। मैं सब चीज़ बताऊँगा, एक क्रम से बताता चलूँगा। पहले मैं सिलेबस को एलेबोरेट कर लूँ, इसके लिए पहले आपको नोट्स बता दूँ क्या क्या पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। इसके बाद हम टेस्ट देंगे। यहाँ पे आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने के बाद आप थोड़ा नोट्स पढ़ेंगे, फिर आप टेस्ट लगाएंगे ना। आपने टेस्ट अगर पहले देख लिया तो फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन को इतना अच्छे से गौर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, वहाँ भी हम आते हैं जी। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या पढ़ सकते हैं, देखिए, एक अगर हम सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेफरेंसेस बुक की, ठीक। लेकिन आपको पढ़ना पहले क्या है, एनसीईआरटी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि बिपिन चंद्र की एक एनसीईआरटी आती है, आधुनिक भारत, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी में अगर 6 से लेकर 12 तक आप अगर पूरी कवर करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे थोड़ा इसमें बहुत लंबा हो जाएगा, कुछ ऐसा लग रहा है,
तो अगर 9 to 12, ठीक है, और इस क्लास तक भी अगर मेन जो किसके लिए, हिस्ट्री के लिए इतनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भी आपकी इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी। एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है, किसकी आती है, आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक, कला साहित्य का परिचय करके आता है, ठीक है। तो उसमें मैं उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपका आर्ट एंड कल्चर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने हिस्ट्री का देखा, हमारा मॉडर्न हो जाएगा तैयार इन्हीं एनसीईआरटी से। हमारा जो एंशिएंट है, एंशिएंट तैयार हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर तैयार हो जाएगा, मिडाइवल भी यहीं पे तैयार हो जाएगा, और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप 9th-10th की क्लास पढ़ेंगे उसमें एनसीईआरटी में आपको ये चीज़ कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका ये बेसिक तैयार हुआ है, और फिर आपने रेफरेंसेस बुक जो मैंने बताई बिपिन चंद्रा, ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। आपको मिडाइवल पढ़ना है तो सतीश चंद्र की बुक आती है एक, उसमें आप मिडाइवल पढ़ सकते हो, ठीक, सतीश चंद्र की बुक आती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ आपको प्राचीन भारत पढ़ना है तो आप आर एस शर्मा की बुक आती है प्राचीन भारत, ठीक है, उसको भी रेफ़र कर सकते हो। इससे आपके मोटे मोटे टॉपिक तैयार हो जाते हैं हिस्ट्री में। इसके बाद और भी बुक्स हैं, आप उनको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक फिक्स सिलेबस है, इसमें आप इन्हीं टॉपिक्स को या फिर इन्हीं बुक्स को बार बार दोहराएंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, और जब भी मेंस में आंसर आता है और उसमें फिर आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ये आपने सुना ही होगा कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ें, है ना। तो यही चीज़ आपको स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनानी है। ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है, ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के पीछे नहीं भागना है। फिक्स मटेरियल है यहाँ पे, आप इनको पढ़ के अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि इसमें मेरा कुछ डाउट हो रहा है या कुछ लग रहा है, तो आप बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं वो भी अपना मटेरियल देते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, उसके बारे में मैं ये बताऊँगा कि आपको रूटीन फॉलो करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी बतानी है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या, हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं किसकी, ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़नी है और इसके लिए क्या फिर रेफरेंसेस बुक लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में इसमें क्या है, 6 की एनसीईआरटी है, 7 की एनसीईआरटी है, 8, 9, 10, यहाँ तक आपको एनसीईआरटी में बहुत बेसिक चीज़ें मिलेंगी। मोस्टली आप लोगों को उनमें से चीज़ें पता ही होगा। लेकिन अगर आप 11th एंड जो 12th है ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं ज्योग्राफी के लिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। इसमें आपका क्या है, जो फिजिकल पार्ट है वो भी तैयार हो जाता है, और पॉलिटिकल पार्ट होता है ज्योग्राफी का वो भी तैयार हो जाता है, ठीक है। हाँ सर, हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर जो तैयारी है तो कंटिन्यू कैसे रखना है, कैसे आपका ब्रेक हो जाता है। देखिए, मैंने भी तैयारी की है, मैं भी तैयारी अभी कर ही रहा हूँ। मुझे पता है कि इस तैयारी के दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं हम लोगों के साथ में, क्यों हमारी तैयारी कंटिन्यू नहीं रह पाती है, क्यों ब्रेक हो जाती है, क्यों हम लगातार मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। आगे सब चर्चा करूँगा, इसीलिए थोड़ा बोला है ना मैंने कि थोड़ा वेट कीजिए, पहले हम सिलेबस को एलेबोरेट कर लें, मैं रेफरेंसेस बुक बता दूँ, फिर आगे हम इसको बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि 11th और 12th ये 2 ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब रेफरेंसेस बुक, तो एक महेश वर्णवाल है, उनकी बुक भी आती है, ठीक है। जीसी लियोंग है, वो भी इंग्लिश मीडियम, वो भी बुक मिल जाएगी हमें। तो ऐसी कुछ बुक्स हैं, इनका माजिद हुसैन है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए अगर रेफरेंसेस बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आप बात करूँ कि केवल एनसीईआरटी से हो जाएगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है अगर आप एनसीईआरटी से बेसिक अपना तैयार कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी करंट अफेयर में जो भी चीज़ आती हैं आप गूगल कीजिए, उन्हें थोड़ा सर्च कीजिए, थोड़ा देखिए, मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है जैसे आप गूगल करते हैं कोई टॉपिक को, तो आपको क्या होता है, गूगल पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान या फिर कोई भी वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा, कोई भी चीज़ सरल तरीके से पढ़ने मिल जाएगी। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। केवल एनसीईआरटी बोलो तो देखिए, यहाँ मैं गलत नहीं बोलूँगा कि केवल एनसीईआरटी से आपका हो सकता है, ठीक है जी। कोचिंग मटेरियल, हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको कि आप जब गूगल करेंगे तो वहाँ पे वो बहुत सारे कोचिंग संस्थान ने एक डिटेल में या फिर शॉर्टकट में आपको चीज़ें समझाई हैं, वहाँ भी आप अपने नोट्स को अच्छे से बना सकते हो। देखिए, मार्केट में क्या है, कितनी सारी कोचिंग चल रही हैं, और आजकल कोचिंग में ये चल रहा है कि किसका मटेरियल किस कोचिंग से अच्छा है। तो ये अगर ऐसा होता तो या तो सारे यूपीएससी जितने एस्पायरेंट हैं सारे बच्चों का सिलेक्शन उसी कोचिंग से होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं होता है। निकलते कितने हैं, 10, 12, 10, 15 ऐसे बच्चे निकलते हैं हर कोचिंग से, हर भी नहीं कह सकता हूँ, जो अच्छी फेमस कोचिंग उन्हीं से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है, यूपीएससी भी क्या कर रही है, वो भी कोचिंग संस्थानों के मटेरियल को देख रही है कि मार्केट में क्या चल रहा है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको सिर्फ कोचिंग संस्थानों के मटेरियल पर डिपेंड नहीं रहना है, खुद से भी मेहनत करनी है,
तभी आप सोच सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हम नज़दीक हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो मुझसे गलतियां हुई हैं, तो आप उन गलतियों को मत दोहराइए। क्या होता है कि तैयारी के दौरान हमें एक मटेरियल को लेके एक होड़ सी लग जाती है कि ये वाला मटेरियल ले लें, मार्केट में ये चल रहा है, ये इस दोस्त ने ये बताया है मुझे, तो मैं ये ले लूँ। तो इसीलिए हमें ये समस्या आती है। तो आपको इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको कुछ भी, कोई भी कितना भी भ्रमित करे, आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ हमारा ज्योग्राफी का कि हमें ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। अब हम बात करते हैं यहाँ इकोनॉमी की, कि इकोनॉमी के लिए हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, कौन सा हमें इसके लिए रेफरेंसेस बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी हमें यहाँ पे देखो 9th की भी आती है, एक 10th की आती है, 11th और 12th। तो 9th और 10th को अगर आप स्किप करना चाहें तो कर दें, इसमें बहुत ही बेसिक होता है, कोई ज़रूरत नहीं लगती समझने की। लेकिन 11th और 12th में भी वो वाली जो समष्टि वाला पार्ट होता है हमारा, ठीक है, एक समष्टि करके एनसीईआरटी आती है, वो आपको पढ़नी है। और 11th में जो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास करके आता है वो पढ़ना है 11th में। ठीक है, तो 11th 12th में ये आपको 2 बुक्स हैं, ये बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। इससे आपके जो भी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और फिर इसके बाद करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ आती है उसको आपको अपने एनसीईआरटी के टॉपिक से, या फिर जो आपने नोट्स बना रखे हैं उससे जोड़ के देखना है। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आपको गूगल करना है। ठीक है, गूगल पे आपको बहुत शॉर्ट तरीके में ये चीज़ें मिल जाएंगी, और उससे फिर अपना जो नोट्स है उसको प्रिपेयर करना है। आप कोई भी अगर टॉपिक लिखते हैं, उस टॉपिक को अगर ऐसे इस तरीके से तैयार करेंगे तो वो आपका टॉपिक उसी वक्त तैयार हो गया है। जब भी फिर एग्ज़ाम में कोई चीज़ पूछी जाती है तो आप उस चीज़ को फिर आप एलिमिनेट करके या फिर किसी तरीके से आपको याद रहेगा। तो आप खुद से तैयार की है आपने, तो ये टॉपिक आपका तैयार रहेगा। वहीं फिर बहुत सारी कोचिंग संस्थान मैगजीन भी निकालती हैं, जैसे विजन है, दृष्टि है, आयुष बाबा है, इनसाइट है। इन कोचिंग संस्थान की मैगजीन्स आती हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी कोई भी एक मैगजीन लेके अपना जो करंट अफेयर वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप खुद से मेहनत करते हैं तो आपका ही खुद का नोट्स बनेगा। और मंथली वो मैगजीन आ ही रही है, तो ये क्या है कि जो भी आपका क्रॉस होता है उसको आप वहाँ से पढ़ लीजिए या फिर अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, और जो भी नहीं मिलता है वो आपको एक्स्ट्रा मिल गया है। ठीक है जी जी, हेलो अमित जी। तो ये हुआ हमारा इकोनॉमी का एनसीईआरटी की बता दिया है 11th और 12th। वहीं बात करते हैं कि रमेश सिंह, एक रेफरेंस बुक में आती है रमेश सिंह, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है, लेकिन थोड़ा उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको हो सकता है टफ़ लगे या फिर बोरिंग करने लगे। तो पहले आप, इसीलिए मेरी सलाह है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर आपको जब बहुत ज़्यादा समय है आपके पास तभी आप रेफरेंस बुक उठाइए, नहीं तो मैं तो कहता हूँ आप मत उठाइए। आप अकेले एनसीईआरटी से भी इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं, यहाँ के जो सिलेबस है उसको तैयार कर सकते हैं। बाकी चीज़ें के लिए गूगल है, हम गूगल पर सर्च करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आपको और चीज़ें लगता है कि एडवांस पढ़ लें, थोड़ा भाषा कम हो जाए, तो मार्केट में बहुत से नोट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत से कोचिंग संस्थान अपना स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लेके से अपने नोट्स को अच्छे तैयार कर सकते हैं। यहाँ उमेश जी का क्वेश्चन आता है कि आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए। जी, यहाँ आंसर राइटिंग की मैं अगर बात करूँ तो देखिए, पहले आपको मैंने बताया है कि आपको सिलेबस पढ़ना है। ठीक, फिर वहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप मेंस भी देखेंगे और पीटी भी देखेंगे। फिर आपको लगेगा जब आप मेंस पीटी के क्वेश्चन देखेंगे तब आप देखना शुरू करेंगे कि मुझे यहाँ पे क्या क्या कमियाँ आ रही हैं, कि आप मटेरियल को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, और साथ में आपको रेफरेंसेस बुक उठानी है, या फिर जो भी आप कोचिंग संस्थान में किसी का मटेरियल उठाते हैं मार्केट से, उसको भी आप साथ में लेके चल सकते हैं। तभी आपको फिर आंसर राइटिंग शुरू करनी है। ठीक है, और धीरे धीरे ही आप सोचेंगे कि हम पहला क्वेश्चन ही अच्छा लिख दें, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं हुआ है कि कोई धुरंधर आया और उसने डायरेक्ट ही सीधा आंसर लिखना शुरू कर दिया और अच्छे से आंसर लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप यूपीएससी के सिलेबस को नहीं समझेंगे, उसका सिलेबस को एलेबोरेट नहीं करेंगे, उसके फिर भी सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसके क्वेश्चन को, मेंस के क्वेश्चन है, समझेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आप कैसे कर सकते हैं, आप भी सोचिए। तो आंसर राइटिंग तभी करनी है जब हमारा सिलेबस तैयार हो जाए। एक बार हमें फर्स्ट रीडिंग हमें हर टॉपिक की लगानी है, हर सब्जेक्ट की लगानी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, और साथ साथ में हमें अपना तैयार करना है कि हमारी कहाँ कमी रह जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इकोनॉमी का। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पॉलिटी की, कि पॉलिटी में आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें और कौन सी रेफरेंसेस बुक पढ़ें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी की अगर बात करूँ तो 6 से लेकर 12 तक लगभग चल जाती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए, अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो
6 की एनसीईआरटी ओल्ड आती है, वो भी काफ़ी ठीक ठाक रहती है। लेकिन अगर मैं न्यू एनसीईआरटी की बात करूँ, यहाँ पे 11th की जो एनसीईआरटी है, 11th और 12th, अगर इन 2 क्लास की एनसीईआरटी को आप तैयार रखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो इसमें आपको शायद 3 से 4 एनसीईआरटी शायद बुक्स मिलेंगी आपको, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग पार्ट में आती हैं, तो आपको यहाँ पॉलिटी यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। उसमें आपका कुछ आईआर का जो पार्ट है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो आपको ये भी करना है यहाँ से कि पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी कौन सी, 11th और 12th, इन क्लास की आपको एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़नी है। अब वहीं मैं बात करता हूँ कि रेफरेंसेस बुक। तो रेफरेंसेस बुक के लिए क्या है, आज तक तो अभी ठीक ठाक एक जो सोर्स चलता है मार्केट में वो है एम लक्ष्मीकांत। ये ऐसा मटेरियल है कि इसमें सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, आप यहाँ से भी लक्ष्मीकांत को पढ़ के पॉलिटी तैयार कर सकते हो। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। यानी हर चीज़ में अगर आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेस वही रखनी है कि सिलेबस देखना है, साथ में आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने, उसके साथ साथ एनसीईआरटी देखनी है, और फिर आपको रेफरेंस बुक की तरफ जाना है, तभी आप एक सिलेबस को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट जो कि एथिक्स, ठीक है। एथिक्स में आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, या फिर डायरेक्ट इसकी रेफरेंस बुक है, या फिर कुछ मटेरियल है क्या नहीं है। जी सर, पॉलिटी में मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। जी, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है पॉलिटी में तो आप पढ़ लीजिए, अभी समय है, जल्दी से उसका ख़त्म कीजिए पॉलिटी को। और उसके बाद अब अगर आपको लग रहा है कि जी नहीं, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत इनफ नहीं होगा, लक्ष्मीकांत इनफ होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि देखिए, संशोधन होते रहते हैं, पॉलिटी में बदलाव आता रहता है, जो भी संविधान है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है, संसद करवाती रहती है, या फिर कोई भी नया कोई नियम आता है उसको आपको करंट अफेयर से जोड़ के रखना है, तभी आपका ये इनफ माना जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर से लगातार जुड़ा रहना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे तैयार कर पाएंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग साथ कुछ लोग कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एथिक्स इन सब्जेक्ट में ही बांटा है। ये मैंने पिलर बताए हैं, ये इतने पिलर अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में, वो आप तैयार कर सकते हो। जैसे अगर ज्योग्राफी आप पढ़ते हो तो यहाँ से इन्वायरमेंट भी तैयार कर लोगे, इन्वायरमेंट के लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ चलती रहती है आप उन्हीं को तैयार करके पढ़ सकते हो। वहीं अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो, इन्वायरमेंट साथ में हो जाता है, फिर यहीं पर डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। आप इकोनॉमी पढ़ते हो, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और थोड़ा मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। जैसे कि हम साइंस की बात करते हैं, थोड़ा हम साइंस के लिए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक शायद स्लाइड नहीं दे रखी है, आपको साइंस पढ़नी है तो बेसिक साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। 10th, 11th एंड 12th ये साइंस के लिए है। यहाँ से आप जो साइंस एंड टेक का वो चैप्टर है वो आप तैयार कर सकते हो। 10th, 11th, 12th ये एनसीईआरटी अच्छी मानी जाती है। 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी पढ़ के आप साइंस एंड टेक तैयार कर सकते हो, और जो भी करंट अफेयर्स में आता है उसको आपको रेगुलर ही अपडेट करना है। ये सिर्फ बेसिक के लिए है, जो बेसिक साइंस होती है इससे आप तैयार कर सकते हो। जी, ऐसा है कि देखिए, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आपने वहाँ का मान के चलिए कृषि उत्पादन पढ़ रहे हैं आप, वो कृषि उत्पादन में कोई पॉल्यूशन की बात आ रही है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ऐसे ही आपको देखना है कि ज्योग्राफी में मेरे क्या अपडेट हुआ है, वही आपका इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाता है। कोई गैसें रिलीज़ हो रही हैं, इन्वायरमेंट में कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे आप ज्योग्राफी में जलवायु परिवर्तन पढ़ते हो, वही चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट में पढ़नी होती हैं। तो कुछ चीज़ अलग नहीं है, सब उसी का पार्ट है। बस क्या होता है, अब जैसे ज्योग्राफी को अगर आप बिल्कुल छोटे स्तर पे या फिर बहुत एलेबरेट करके नहीं पढ़ पाओगे, इसीलिए इन्वायरमेंट के एक अलग से सेक्शन दे दिया कि आप इन्वायरमेंट को थोड़ा अलग से डिटेल से पढ़ सकते हो। जैसे कोई स्पीसीज आई है उसको आपको इन्वायरमेंट में जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, कोई स्पीसीज की खोज हुई है, अगर आपको हर चीज़ ज्योग्राफी में डाल दोगे तो ज्योग्राफी बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इन्वायरमेंट को थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं। वैसे कहा जाता है ज्योग्राफी का पार्ट है, और जो कि जीएस पेपर 3 में हमें इकोनॉमी के साथ में मिल जाता है, तो थोड़ा हम अलग से कर लेते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमी कर लिया है, पॉलिटी कर लिया है, ज्योग्राफी कर ली, साइंस को मैंने बता ही दिया है कि आपको 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, और साथ में करंट अफेयर को रेगुलरली अपडेट करना है। मार्केट में बहुत सी बुक्स आती हैं, आपको लगता है कि मुझे लेना चाहिए, आप ले सकते हैं, एक बार रिविजन कर लीजिए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इतनी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप करने में ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि रेगुलरली आप करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे तो आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा था यहाँ पे एथिक्स की। तो
तो एथिक्स के लिए 11th और 12th 2 बुक्स आती हैं मनोविज्ञान की। आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ के बेसिक अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एथिक्स के लिए बहुत सारी बुक्स भी आती हैं मार्केट में, आप कोई भी बुक्स उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। डूसी 12 करके बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हो, है ना। एक लेक्सिकॉन की बुक आती है एथिक्स में, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है लेक्सिकॉन की बुक, हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम में मिल जाएगी आपको। यहाँ से आप अपना एथिक्स तैयार कर सकते हो। और इसके साथ में क्या है, जो भी करंट अफेयर न्यूज़ में जो आर्टिकल आते हैं, कोई स्टोरी आती है, कोई केस आता है, उसको आपको अच्छे से एनालाइज करना है, उसमें केस स्टडी देखना है कि किस प्रकार इसमें घटना घटी, उसमें अगर कोई अधिकारी होता क्या एक्शन ले सकता था, ठीक है। तो इस तरह से एथिक्स तैयार कर सकते हो जी। देखिए, आपको 2024 में देना है, अभी पहले आपके पास समय है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से कवर कीजिए, सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी कवर करने के बाद जी, एनसीईआरटी कवर करने के बाद आपको क्या करना है कि जो प्रेफरेंसेस बुक हैं उनको साथ में लेके चलना है, और अपना जो बेसिक चीज़ें उनको एडवांस करनी है, और आप अच्छे से आंसर पर धीरे धीरे लिख सकते हैं। और कोई भी कोचिंग्स का कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपके जो ग्रुप हो, दोस्त हो, उनको आप सेंड कर दीजिए, वो भी चेक करके दिखा सकते हैं। या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपका जो एवेल्यूशन है वो अच्छे से हो जाएगा। जी, आपने लेक्सिकॉन, जी हाँ, कोई इशू नहीं है। अगर आपको देखिए, अगर आपका एथिक्स थोड़ा बहुत बेस तैयार है और आपको लेक्सिकॉन समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्सिकॉन पढ़ के भी काम चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें कि एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी नहीं है। एथिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ज़रूरी नहीं है कि एथिक्स की एनसीईआरटी आप पढ़े हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप, मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी शुरू नहीं किया है एथिक्स पढ़ना, या फिर जिन्होंने सिलेबस शुरू नहीं किया है, ये उनके लिए चीज़ें हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं, पहले एनसीईआरटी उठा लीजिए, क्योंकि आपको चीज़ों की समझ नहीं है, आपने ये टॉपिक कभी देखे सुने कभी नहीं है ना, और आप शुरू कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, तो आपको पहले क्या करना है कि एनसीईआरटी से पढ़नी है, और उसके बाद फिर आपको एथिक्स पढ़ना है, किसके, जो लेक्सिकॉन की बुक है, हिंदी मीडियम के लिए अच्छी मानी जाती है, इससे आप पढ़ के अपना एथिक्स तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एथिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ऐसे है और इंग्लिश कंपलसरी, एक ऐसे हुआ है, एक हमारा जो इंग्लिश कंपलसरी, एक लैंग्वेज हिंदी, यानी कि हम हिंदी मीडियम से, तो हिंदी लैंग्वेज हमारा जिस हम रीजन से बिलोंग करते हैं, आप जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शनल पेपर और ऑप्शनल पेपर 2। अब यहाँ ऑप्शनल की बात आती है सॉरी। तो आपको ऑप्शनल क्या चूज़ करना है, कौन सा करना है, कौन सा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अभी आप सिर्फ जीएस पढ़िए, जीएस पे ध्यान दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा 1 से 2 महीने में कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। आप एकदम से ऑप्शनल, आपने कुछ पढ़ा नहीं है और आप बोले सीधा मैं ऑप्शनल पे कूद जाऊँ, तो ये एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी और आप भटक जाएंगे इससे, ठीक है। पहले आपको सिर्फ जीएस पे ध्यान देना है, कुछ 1 से 2 महीने आप जीएस पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना है, कौन सा चूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, थैंक यू सर। तो अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे ऐसे की, ठीक है। तो देखिए, ऐसे में क्या होता है कि हम ऐसे में 2 हिस्सों में ऐसे आता है, एक सेक्शन ए आता है और सेक्शन बी करके आता है। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, एक हमारा जो फिलोसफिकल ऐसे आता है, एक वो आ जाएगा, और एक हमारे जीएस से पोर्शन से, यानी कि हम जो जीएस पढ़ते हैं इनसे हमें एक ऐसे मिल जाता है। तो ऐसे जो हमें लिखना होता है 1000 से 12 शब्दों में ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो क्या करना होता है कि ऐसे जब से आप जीएस तैयार कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, जो भी टॉपर्स, जिन टॉपर्स ने अपना कॉपी सर्कुलेट की हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपनी अपनी वेबसाइट पर टॉपर्स की कॉपी अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ से जाके इनकी कॉपी देखिएगा, वहाँ पे ऐसे एक बार रीड कीजिएगा कि उन्होंने कैसे लिखा है, तब जाके आप प्रयास कीजिएगा। बाकी फिर मैं हूँ ही, मैं समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा और बताऊँगा इसमें कि कैसे आपको ऐसे पढ़ना है और कैसे ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ऐसे है वो तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। हिंदी मीडियम से बहुत लोग हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के चक्कर में फेल हो जाते हैं, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना। जो भी आपकी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश है, जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं जी। आप 5 तक मीन्स पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इस बार का पीटी है वो 28 मई को है, तो आप 5 तक आराम से मीन्स पढ़िए, उसके बाद आप जी, हाँ जी, हाँ। अब बात करता हूँ हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज को भी आपको तैयार रखना है, इसमें भी जो कुछ
एसेस वगैरह आते हैं, और ये दोनों पेपर आपके मार्क्स इसमें जोड़े नहीं जाएंगे, आपको पता ही है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ जो कंपलसरी पेपर हैं और जो 33% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो आपको लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। और यहाँ पे बता ही दिया है मैंने कौन सा आपको ऑप्शनल लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये आप अभी डिसाइड मत कीजिए। ये पहले आप जीएस पढ़िएगा, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कौन सा ऐसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके बाद फिर मैं अभी ऐसे ये पहला मेरा सेशन है, आगे भी मैं सेशन लाता रहूँगा। हो सकता है उस सेशन में ऑप्शनल पेपर के लिए ही बात करूँ, या फिर ऑप्शनल पेपर के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूँगा कि आपको कौन सा ऐसे कौन सा ऑप्शनल पेपर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जीएस अच्छे से तैयार कीजिए, एनसीईआरटी से पढ़िए। कोई भी इशू आता है आप कमेंट कीजिएगा, जैसे ही मैं पॉसिबल मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा पेपर 1 और पेपर 2। हमने ऑप्शनल के बारे में थोड़ा बता दिया है कि अभी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर को लेके, जो कि बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें और क्या पढ़ें, ठीक है। तो अब करंट अफेयर की बात करता हूँ। तो करंट अफेयर में बात आती है कि मैगजीन कौन सी पढ़ी जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं या फिर बहुत सारे कोचिंग संस्थान की मैगजीन मिलती हैं आपको, ठीक है। बहुत से ऐसे योजना, कुरुक्षेत्र सरकारी मैगजीन भी आती हैं आपको, डाउन टू अर्थ कुछ मैगजीन वो भी आती हैं। और जैसे न्यूज़पेपर की बात आती है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी का पढ़ें या फिर इंग्लिश का पढ़ें। अब देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में अगर आप कोई न्यूज़पेपर की बात करें तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिससे आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं आज के समय में। क्योंकि आज के समय में जो हिंदी मीडियम से न्यूज़पेपर आ रहे हैं, जी हाँ, कोई इशू नहीं है। आपको जो लगे कि देखिए, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप जो भी कोचिंग संस्थान से अगर मैगजीन पढ़ना चाहते हैं, उसकी आपको सरल भाषा लगती है, आप वहाँ से पढ़िए। वो तो एक मंथली कंपाइलेशन है, आपको एक मंथ में क्या है, सारी करंट अफेयर की न्यूज़ एक साथ मिल जाती हैं। तो आप किसी भी संस्थान की पढ़िएगा, सारी संस्थान अपने आप में बेटर काम करती हैं और वो अपने पास सारा मटेरियल रखे रहते हैं और आप उससे पढ़ के अपना तैयार कर सकते हो। जी, अब देखिए, मैं बात करता हूँ कि आपको करंट अफेयर के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर देखिए, बात आती है यहाँ पे द हिंदू और एक इंडियन एक्सप्रेस। ये जो दो न्यूज़पेपर हैं, ये थोड़ा अच्छे माने जाते हैं। इनमें जो यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीएससी सीधा सीधा इनसे क्वेश्चन पूछ लेती है, जो भी न्यूज़पेपर में चर्चा होती है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है जी। न्यूज़पेपर, अब देखिए क्या है ना कि करंट अफेयर का दायरा कोई फिक्स दायरा नहीं है कि करंट अफेयर कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए जो आप पढ़ रहे हैं, हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स होते हैं और जो आप पढ़ रहे हैं वही सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ और पढ़ रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है, लेकिन घूम फिर के चीज़ें सारे एक ही पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें करंट अफेयर में लक होता है कि किसका क्या हो जाए, लेकिन आपका रिदम नहीं छूटना चाहिए। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास चीज़ें कवर हो जाएँ और उतना ही करना है जितना आप रिवीजन कर सकें। क्योंकि हो सका आपने ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर ज़्यादा नोट्स बना लिए और उसका आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें इशू आ जाता है। जी, मैं बात करता हूँ न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दो हमारे न्यूज़पेपर हैं, हम जो इंग्लिश मीडियम में आते हैं, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं। अगर आप इन्हें इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप गूगल क्रोम पे सिंपली जाएंगे, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी एक ट्रांसलेट करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो भी आप वहाँ से कर सकते हो हिंदी में, तब आप थोड़ा पढ़ सकते हो, आपको थोड़ा लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। मैं भी सेशन शुरू करूँगा कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कौन कौन सी न्यूज़ आई हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं। मैं सिर्फ हेडलाइन न्यूज़ डिस्कस कर दूंगा कि ये न्यूज़ आई है, इसको आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना है कि जैसे ही मान के चलिए मैं आप द हिंदू पढ़ रहे हैं या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। आजकल आप हर जगह कहीं भी आप दिल्ली रह रहे हो या नहीं रह रहे हो, ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाता है, आप सब्सक्रिप्शन लेकर उनका यूज़ कर सकते हो। तो जो भी ऐसे न्यूज़ आती है कोई, मैं वहाँ क्या करूँगा, आपको बता दूँगा ये न्यूज़ आई है और इसको इस टॉपिक से जोड़ना है, सिलेबस के इस पार्ट से जोड़ना है और उसको आप पढ़ लीजिए। जी, मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में आगे चर्चा कर रहा हूँ, अभी आप थोड़ा करंट अफेयर पे ध्यान दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर का मैं बोल रहा था कि मैं आपको क्या करूँगा कि हेडलाइन बता दूँगा और उसमें कैसे तैयार करना है, कैसे नहीं करना है, इसका सब कुछ डिस्टिल कर दूँगा। फिर उसको आप क्या करिएगा, गूगल करके या फिर जो आपके पास नोट्स हैं उनसे अपना जो टॉपिक है वो तैयार कर लीजिए। ऐसे क्या हुआ, हमारे न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर्स आए हैं वो हमारे तैयार हो जाएंगे और एक जगह क्या होगा, इनका डाटा बन के तैयार हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में जब एग्ज़ाम हो उसके लिए हम इसे तैयार कर सकें। पहली चीज़ ये होगी।
अब आप सोचते होंगे कि हमने जो तैयार किया है हो सकता है उसमें वो कम पड़ जाए, जो मटेरियल है उतना क्वालिटेटिव नहीं है, तब आप जाके कोचिंग का कोई मैगजीन ले सकते हैं। उस दिन दोनों को आप लिंक करके रखिए और दोनों को साथ में पढ़ते चलिए। और साथ साथ में क्या होता है, आपने तैयार करते रहेंगे और कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं किसी कोचिंग की, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो भी करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आता है आप अच्छे से उन्हें जवाब दे सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। ऐसे आपको तैयार करना है। न्यूज़पेपर के इग्नोर नहीं करना है, न्यूज़पेपर को कोशिश कीजिएगा कि आप न्यूज़पेपर की हेडिंग ही देख लें, कुछ जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लें, तो ऐसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो आपका न्यूज़पेपर तैयार हो जाएगा और फिर साथ में आप मैगजीन पढ़ ही रहे हैं मंथली, इससे आपका जो मंथली मैगजीन है वो भी आपकी तैयार हो जाएगी। जैसे देखिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ आपको कि मैगजीन में क्या है, एक विजन IAS और एक दृष्टि, 2 मैगजीन ठीक ठाक आती हैं हिंदी मीडियम के लिए। बाकी और भी जिनको अच्छा लगता है, कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं इनको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। यहाँ पे विजन में क्या होता है, थोड़ा लैंग्वेज को लेके थोड़ा टफ लैंग्वेज में आ जाता है और दृष्टि वहीं पे हमें थोड़ा सरल लैंग्वेज मिल जाती है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं फिर भी आप एक बार पढ़ के देखिएगा कि आपको दोनों में से कौन सी मैगजीन पढ़ने में आसान लगती है, आप पढ़ के उसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें सरल पढ़ना है या फिर करंट कठिन पढ़ना है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो मंथली कंपाइलेशन है वो तैयार होना चाहिए। हाँ, फिर आपको लगता है कि जैसे मुझे दृष्टि की मैगजीन में पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सिंपल भाषा में दिया है, मुझे थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहिए, तो आप विजन की मैगजीन की तरफ जा सकते हैं और वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और फिर जाके आप एग्ज़ाम को लेकर अपियर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट अफेयर को, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी मैगजीन नहीं पढ़नी है। क्योंकि आप ये चीज़ बताइए, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं ये भी तो इसी चीज़ के लिए काम कर ही रहे हैं ना भाई। वो भी सरकारी वेबसाइट है उनको फॉलो करते हैं, कोई मैगजीन है, प्राइवेट मैगजीन निकलती है, वो सरकारी मैगजीन निकलती है, योजना कुरुक्षेत्र, इनमें जो आर्टिकल आते हैं वो भी मैगजीन में आपको मिल जाते हैं क्योंकि इशू बना हुआ है। फिर भी आप चाहते हैं तो योजना मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। योजना मैगजीन काफ़ी अच्छी आती है, उसमें क्या होता है कि किसी भी एक टॉपिक को उठाया जाता है और उस बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया जाता है, तो आप योजना मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा, इसी में आपका कवर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर आती है उनको आप तैयार कर सकें। जी क्या होता है, अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं कहूँगा जो, क्योंकि एक पोर्टल है इसमें मैं किसी की बुराई या अच्छा नहीं कह सकता हूँ। देखिए हर व्यक्ति का, जो भी टॉपर्स होते हैं, हर टॉपर्स का क्या है कि सबका पढ़ने का तरीका अपना अपना होता है और सबके नोट्स अपने अपने होते हैं। और टॉपर क्या होता है, जिस कोचिंग संस्थान के ऊपर वहाँ से जिस पोर्टल से बोलेंगे तो उसका थोड़ा उन्हें हिंट देना ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग के यहाँ तो ना तो कोई कोचिंग हमें रेगुलेट कर रही है, ना हम किसी कोचिंग के द्वारा संचालित हो रहे हैं, तो ये हमारे खुद का अपना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए हमें उस पर फोकस करना है। हमें इस पर फोकस नहीं करना है कि मार्केट में कोचिंग मटेरियल क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। हमें इस पर फोकस करना है कि यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा एग्ज़ाम इससे निकल रहा है कि नहीं। सीधा सा सिंपल सा एक फार्मूला है, मेरा सिलेबस से वो चीज़ इंटरेक्ट हो रही है, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे सॉल्व हो रहे हैं, वही पढ़ना है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या होगा, एक दिन में समझ में नहीं आता है। आप जब रेगुलर पढ़ते रहते हैं तो आपको खुद चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको भी आपको रेजोल्यूशन दूंगा। आप पहले इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा न्यूज़पेपर और मैगजीन वाली चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ टेस्ट सीरीज़ की, क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न था कि टेस्ट सीरीज कौन सी पढ़ना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, ये बात आ जाती है। अब पहले हम बात करते हैं प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है। प्रीलिम टेस्ट सीरीज़, तो देखिए मार्केट में बहुत से कोचिंग संस्थान टेस्ट सीरीज निकालते हैं, आप कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में। एक चीज़ और, आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मार्केट में टेस्ट सीरीज मार्केट में मिल जाती है फोटोस्टेट फॉर्म में, तो वहाँ से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। ये तो हो गया है, लेकिन अगर आप कोई ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपको एवेल्यूएट करके भी देंगे, आंसर ही बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे। जैसे आप, मैंने बताया कि एग्ज़ाम के, जैसे कि एग्ज़ाम 28 मई को है, अगर आपने बोला कि मार्च तक, फरवरी तक हम मेंस की तैयारी करते हैं, मेंस तक पढ़ते रहेंगे, उसके बाद आप अगर टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हो तो मार्च, अप्रैल और मई, जो हमारे पास 3 मंथ है, ठीक है, हम 2.5 महीने बोलेंगे इसे, 2.5 महीने ही बोलूँगा, ठीक है। तो 2.5 से 3 महीने मिलेंगे, उसमें आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज मार्केट से लानी है या कोई ज्वाइन कर लेनी है और उसकी मोर प्रैक्टिस करनी है। ये काम अगर आपको इम्पोर्टेंट काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मैगजीन यहाँ पे, क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं
उसका अभ्यास कैसे करोगे, कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी चीज़ें तैयार हुई हैं और कितनी चीज़ें तैयार नहीं हुई हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट से टेस्ट सीरीज़ लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं, सॉल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे बात आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप चीज़ों का रिवीजन नहीं करोगे, तो वहीं पे आपको दिक्कत हो जाएगी और आपकी चीज़ें तैयार नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो आपको मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लेके अब बात करते हैं मेंस की टेस्ट सीरीज। तो देखिए, एक तो काम ये कर सकते हो आप कि पीटी के साथ साथ मेंस की टेस्ट सीरीज, जैसे पीटी पे फोकस ज़्यादा करना है और मेंस की वीकली लगा लो, एक काम ये कर सकते हो जी। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। किस ऐसा नहीं होता है कि आप एक टेस्ट सीरीज लगाओ और उसमें आपके नंबर अच्छे आ जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्या है कि जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, उसका एनालिसिस पढ़ोगे, आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ लिया आपने। फिर आप दूसरी टेस्ट सीरीज लगाओगे, फिर इसका भी एनालिसिस पढ़ोगे, तब जाके आप जैसे मान के चलिए 10वीं मैगजीन 10वां टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो आपके पास 9 टेस्ट सीरीज़ का क्या है, एनालिसिस तैयार है। तो आपके 10 टेस्ट सीरीज में क्या है, 10 टेस्ट सीरीज़ का जो एनालिसिस अब वो तैयार हो गया। सोचिए आपने 1000 क्वेश्चन का एनालिसिस तैयार कर लिया, यानी कि आपके 1000 टॉपिक तैयार हो गए। उन 1000 टॉपिक से आप क्वेश्चन देने जाओगे, पेपर देने जाओगे यूपीएससी में, तो वो जाके आपको कितना बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल भी उस पर, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ऐसी हैं, यूपीएससी के बराबर तो होती नहीं है। जी जी, होता है, सबके साथ होता है। क्या होता है कि हम देखिए, अगर आपको बिल्कुल ही आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं या फिर आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो देखिए वहाँ पे इशू क्या रह जाता है कि या तो आपने जो तैयारी मतलब सिलेबस जो पढ़ा हुआ है, जैसे एनसीईआरटी है, जो नोट्स में अपने बनाए हुए हैं, उनका आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है। आपको पहले क्या करना है, अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवीजन करना है। जितना आप रिवीजन करेंगे, वो रिवीजन करने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा और अच्छे से नंबर आएंगे। और सबसे हमारा जो मोटिव यहाँ पे है कि हम टेस्ट सीरीज़ में नंबर ला के क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। नंबर तो हमें यूपीएससी में लाना है। तो आप इसके लिए पीछे परेशान मत होइएगा कि मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, टेस्ट सीरीज फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है अपने नोट्स की। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उनको रिवीजन कीजिए और फिर जाके टेस्ट सीरीज लगाइए। और टेस्ट सीरीज से आपको जो भी आप एनालिसिस करके उनके जो भी कंटेंट बना पा रहे हैं, जो भी आप शॉर्ट नोट्स बना पा रहे हैं, उनको अपने जो आपने एनसीईआरटी या फिर बेसिक नोट्स, बेसिक रेफरेंसेस जो बुक हैं, उनसे आपने जो नोट्स बनाए हैं, उसमें आप इसे मर्ज कीजिएगा और फिर बार बार इसका रिवीजन कीजिए। तब जाके आपकी जो टेस्ट सीरीज का जो यूज़फुल तरीका है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, हाँ जी बोलिए। तो ये तो हमारा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को लेके कि कैसे करना है। ऐसी सेम चीज़ आपको क्या बताया मैंने कि आप मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी वीकली लगा सकते हैं, और जैसे ही आपका पीटी हो जाता है, आपके पास 2.5 से 3 महीने तक उसमें भी मिलते हैं, तब वहाँ पे आपको मोर प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज़ की। क्योंकि अभी देखिए 10-12 टेस्ट सीरीज़ आप अभी लगा सकते हो, ठीक है, फरवरी के बाद से लेकर। क्योंकि लिखना ऐसा नहीं है कि पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस आपको, तैयारी आपको मेंस की करनी है और साथ में आपको प्रीलिम्स भी देखना है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप देखिए क्या होता है, अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब वो 4 ऑप्शन आपके तैयार नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक, उसके लिए क्या, तभी तो हम कहते हैं ना कि कोई भी हम टॉपिक पढ़ना हो तो बहुत ही डिटेल से पढ़ना चाहिए। अब डिटेल से पढ़ने का मतलब है कि मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए, और जब आप कर लेते हो तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी मेंस की तैयारी हो जाती है और आप प्रीलिम्स भी आराम से निकाल सकते हो। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की मेंस की तैयारी अच्छे से होती है, उनको पीटी में प्रॉब्लम्स नहीं आती है और वो बार बार पीटी निकालते रहते हैं। जी, आप लगा सकते हैं, ये चीज़ बताई है, आप लगा सकते हैं। वही मैं बोला हूँ कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपको वीकली लगा सकते हो। जैसे अभी पीटी आने वाला है, आपके पास समय कम है, तो आप पीटी की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दीजिए और मेंस की टेस्ट सीरीज़ वीकली लगाते रहिए। ठीक है, अगर आप अभी से बिल्कुल आप फ्रेशर हैं तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, जो रेफरेंसेस बुक है उन्हें पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, सिलेबस देखना है। इन चीज़ें होने के बाद ही आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज़ पे जाना है। ठीक है, और जिन लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं और टेस्ट सीरीज़ कैसे लगानी है तो मैंने बता ही दिया है कि आप फरवरी तक अच्छे से पहले मेंस के लिए पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज़ पे जाइए और टेस्ट सीरीज़ को लिखिए। कोचिंग किसी संस्थान पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्या होगा कि बताया जाएगा कि आपकी क्या कमी है, आपको कहाँ सुधार करने की और ज़रूरत है। तो ऐसे आप अपनी जो है मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो फिर जैसे ही हमारा पीटी हो जाता है, उसके बाद फिर मेंस की टेस्ट और मिल जाएंगे आपको करने के लिए। तो उनसे भी हमें नोट्स बनाते चलना है और पढ़ते जाना है, और ये चीज़ देखती जानी है
कि हमें क्या कमी रह गई, क्या नहीं रह गई है, ठीक है। वहीं हमारा जो अगला रह जाता है कि सबसे लास्ट में एवेल्यूएशन, यानी कि हर कदम पे जब भी आपको कोई अपना टेस्ट लेना है, जैसे पीटी का टेस्ट देते हो या मेंस का टेस्ट देते हो, ठीक है, या पीटी का देते हो या फिर मेंस का देते हो, इन दोनों में क्या करना है आपको, जब भी टेस्ट देना है तो एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी उमेश जी, एक चीज़ बताइए मुझे, अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप अपने आप में अपना परीक्षण कैसे कर सकते हो? परीक्षण नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक परीक्षण के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है, क्योंकि ये बताइए एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद आप अपना परीक्षण नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपीयर होने से पहले ही आपको एग्जामिन करना है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या सुधार सकता हूँ। आप सीधा एग्ज़ाम में जाके नहीं कर सकते ना ये काम। तो आपको क्या करना है पहले कि जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए एक टेस्ट देना होता है। हम कहते हैं ना कि एक टेस्ट ट्राई कर लेते हैं, एक ये ट्राई करने का ही तरीका है कि कोशिश कर लेते हैं यहाँ पे, फिर जाके हम टेस्ट दे लेते हैं। जी हाँ, हाँ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस क्या है, जैसे मार्केट से आपको टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, उसके साथ में आपको उसका आंसर भी मिलता है, मॉडल आंसर भी मिलते हैं, ठीक है, उसके आंसर की भी मिल जाती है। वहाँ से आप जैसे विजन की अगर मैं विजन की मैगजीन की बात करूँ तो मार्केट में विजन की मैगजीन आपको मिल जाएगी, विजन की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और फिर साथ में उसका क्या होता है, एनालिसिस भी दिया होता है। आप टेस्ट दीजिए, आपके उसमें मार्क्स जितने भी हैं कोई वेरी नहीं करता है कोई। और आपके क्वेश्चन, एक चीज़ याद रखिए, अगर आपके क्वेश्चन वहाँ पे जितने ज़्यादा गलत होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितने कम गलत होंगे उतना आप कम पढ़ेंगे। तो बताइए, आपको ज़्यादा गलत होंगे, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा टॉपिक तैयार होंगे, आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो ये आपके लिए गलती है एक तरीके से। तो आप तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती गलत करना है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, अगर आपका पास नॉलेज है, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर देखा जाए कि आपके क्वेश्चन, आपको जानकारी कम है, क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इससे आप क्या कर सकते हो कि उन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो या फिर उन क्वेश्चन का नोट्स बना सकते हो कि आपका ये गलत कैसे हुआ, कहीं मेरे रिवीजन में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो इन चीज़ों को आपको देखना है, यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। यानी एवेल्यूएशन, हमें इसी चीज़ का एवेल्यूएशन करना है कि मेरा कौन सा टॉपिक छूट गया, मुझे कौन सी मैगजीन से कवर कर सकता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों से लेके आपको अपना टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना एवोल्यूशन करना है अपने आप में कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट तैयार है, कौन सा सब्जेक्ट तैयार नहीं है। यूपीएससी के परस्पेक्टिव से मैं कौन सी चीज़ें तैयार कर सकता हूँ, ठीक है, इन पे आपको फोकस करना है। तो ये तो हुआ आज का डिस्कशन, जिसमें मुझे चीज़ें बतानी थी, जो बेसिक चीज़ें हर स्टूडेंट के पास रहती हैं। और जो भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, या मुझे इस सब्जेक्ट को दिक्कत आ रही है कि इसमें क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, टेस्ट सीरीज लूँ कौन सी लूँ, कैसे पढूँ, उसको कब लगानी चाहिए। ये मोस्टली मैंने चीज़ें इस वीडियो में बता दी हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे आपको अपलोड मिल जाएगा, इसमें आप आसानी से पढ़ सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आप बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर कुछ आपका कुछ पर्सनल डाउट हो इसमें, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप इसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ देर के लिए भी टाइम दे देता हूँ। जी हाँ, अगर आप ग्रेजुएशन में, जैसे इस साल आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, तो आप अपीयर हो सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी भी शुरू कर दीजिए, अपना जो भी है एग्ज़ाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ चलिए, अब आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, रूटीन। तो रूटीन इशू आता है कि रूटीन कैसे सेट करें। तो रूटीन में क्या होता है कि रूटीन नहीं बन पाता है, कंटिन्यूटी नहीं रह जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, आपको एक अपना डेली टारगेट, सबसे पहले एक बड़ा टारगेट बनाइए। जैसे आपके पास मान के चलिए 6 मंथ है, ठीक है। 6 मंथ से आपको क्या करना है, एक अपना पेज पे डेटा जो भी बनाना है तैयार कर लीजिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितने दिनों में तैयार करना है, कौन सा नोट्स कैसे पढ़ना है, ये कर लिया। फिर आपको 1 मंथ का टारगेट बनाना है कि 1 मंथ मुझे कितना पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको वीकली टारगेट बनाना है कि 1 वीक में मुझे कितना तैयार करना है। इसको आपको बांटना है 1 डे में, यानी आज का मेरा टारगेट क्या है, मुझे आज क्या पढ़ना है। तो जब अगर आप आज का टारगेट अपना पूरा कर लेते हो, आप ऐसे करके अपना वीकली टारगेट पूरा कर लोगे। जैसे आपका वीक ख़त्म हो जाता है, आप मंथली टारगेट पूरा कर लोगे। और जब आप मंथली टारगेट पूरा कर लेते हो
फिर आपको क्या करना है, आपको जो 6 मंथ का टारगेट है वो तैयार हो जाता है। ऐसे आपको टुकड़ों में बांट के टारगेट को कंप्लीट करना है। अगर आप सोचते हो कि मैं एक बार में ही पूरा टारगेट ख़त्म कर लूँ या फिर इकट्ठा बना लूँ और सब पढ़ता चलूँ, तो ऐसे नहीं कर सकते आप। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ को आपको क्रमवार तरीके से ही पूरी करनी है। अगर आप जल्दबाजी में रहोगे और चीज़ों को लेके इधर उधर करते रहोगे तो उथल पुथल हो जाएगी, तो वहाँ पे सारा बिखर जाएगा और कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपको वहीं देखना है तो आपको पहले ही छोटे छोटे टारगेट बनाने पड़ेंगे। एक हमने बड़े गोल को तोड़ना है छोटे छोटे हिस्सों में, तब जाके हम इस बड़े गोल को ही पा सकते हैं। आपने वो कौवे वाली कहानी सुनी होगी कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपको वही चीज़ अपनानी है हर जगह। ये प्रोसेस, इसमें बहुत अच्छी साइकोलॉजी दे रखी है कि आपको अगर बूंद बूंद करके किसी टारगेट को कंप्लीट करना है, आपको हर घंटे का आपका टारगेट बनाना होना चाहिए। हर 6 घंटे में, हर 12 घंटे में, हर डे का एक टारगेट होगा। तब आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत जल्दी ही अचीव कर लोगे बिना किसी के प्रॉब्लम के। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ देखिए, एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आपको ऐसा है कि देखिए, अब जैसे 1 डे का टारगेट है, आपने डे 1 का टारगेट बनाया और उसमें आपने डिसाइड किया कि मुझे 6 शिफ्ट में पढ़ना है। ठीक है, मान के चलिए कि आपको ऐसे 6 से 7 घंटे पढ़ना है। घंटे यहाँ पे वेरी नहीं करते हैं कि आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, कितना भी पढ़ो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इशू मतलब मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि पहले मुझे जीएस पढ़ता हूँ, मतलब जीएस का कोई एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और करंट अफेयर पढ़ना है मुझे। 2 चीज़ें तैयार हो गई। जीएस में सोच रहा हूँ 2 सब्जेक्ट ले लूँ, एक सुबह पढ़ूंगा, एक शाम को पढ़ूंगा। तो यहाँ पे आप 2 शिफ्ट में से बांट सकते हैं। फिर करंट अफेयर को भी एक टाइम न्यूज़पेपर पढ़ लूँ, दूसरे टाइम मैगजीन पढ़ लूँ। ये हमने इतना 8 शिफ्ट बांट लिया है कि हमें 4-5 चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद लग रहा है कि मुझे कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़नी है, कुछ बुक्स पढ़ना है, कुछ भी और चीज़ अच्छी लगती है, आप वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे अपना एक स्लॉट बांट लिया। आपने देखा कि 2 घंटे या 1 घंटे, देखिए जब आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, आपको बहुत ही कम समय के लिए करनी चाहिए। जैसे मान के चलिए आप शुरुआत में जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपने रखा कि पहले मैं 1 घंटे एनसीईआरटी पढ़ूंगा और इतना एक चैप्टर से कंप्लीट कर लूँगा या फिर आधा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा। गोल खत्म, आपका यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आपने फिर बाद में सोचा कि दूसरी शिफ्ट में मैं लगाऊंगा, 10 मिनट का ब्रेक लूँगा और 10 मिनट कुछ भी थोड़ा एक्सरसाइज करके या फिर पानी पी के थोड़ा बाहर टहल के फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। फिर मैं करंट अफेयर पढ़ लूँगा। ठीक है, फिर जैसे हमने वीडियो में यूट्यूब पे हमने वीडियो देख के करंट अफेयर तैयार किया या फिर न्यूज़पेपर पढ़ के तैयार किया, हमारा थोड़ा मन क्या हुआ, डाइवर्ट हो गया। फिर हमने तीसरी शिफ्ट लगाई। फिर हमने कोई सिलेबस अपना जो सेकंड पेपर है उसका उठा लिया, सेकंड सब्जेक्ट का थोड़ा उसका पढ़ लिया, 1 घंटा आधा घंटा जो भी पढ़ना है। ठीक है, ये सिर्फ शुरुआती के लिए है। जो लोग बिगनर्स हैं वो बिल्कुल से शुरुआत में पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती है, उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको 1 घंटा पढ़ने में मन लगता है, आप 1 घंटा पढ़िए। 2 घंटा पढ़ने में मन लगता है, 2 घंटा पढ़िए। ऐसा नहीं करना है कि 1 से 2 दिन आप बहुत कंटिन्यू रहे, बहुत अच्छे से पढ़ा, बाद में जाके फिर अनब्रेक हो गए हैं। ठीक है, इसको आपने ब्रेक दे दिया। तो आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी कैसे रखनी है, अब जब तक आप छोटे छोटे गोल बनाएंगे, छोटे छोटे तरीक़ों से इन गोलों को अपन अचीव करेंगे, तब जाके आप एक बड़े गोल पे पहुँचेंगे और बड़ा टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ बताई थी मैंने, जैसे ये चीज़ सिर्फ एक कौवे वाली जो कहानी है वो सिर्फ एक बड़े गोल के लिए फोकस नहीं करती है, वो एक डे 1, आज हमारा जैसे एक डे है, एक पूरा दिन होता है 24 आवर्स का, ये भी एक गोल है। इस गोल को भी हमें इसी तरीके से तैयार करना है कि छोटे छोटे टारगेट बना के उन्हें फिनिश करना है। हमारा ये टारगेट फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, यानी हमारा डे 1 पूरा तैयार हो गया, यानी कि हमने आज का जो हमारा घड़ा है वो हमने पूरा भर लिया है। ऐसे हम क्लियर करना है। फिर देखिए क्या होता है, आप 7 डेज़ पढ़ते हैं, थोड़ा आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। आप एक काम कर सकते हैं, 1 से लेकर मतलब जैसे कि मंडे टू सैटरडे पढ़ाई कीजिए और संडे आप कहीं एंजॉय कीजिए, कहीं घूमने चले जाते हैं। आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसमें आप कुछ चीज़ देखते हैं, कोई इमारत देखते हैं, आप उसको जोड़िए, हिस्ट्री से जोड़िए, उसको आप इंटरेस्ट बनाइए। यानी कि हमें स्टडी को इंटरेस्ट बनाना है, इसको बोरिंग नहीं लेना है। हमें इसको इसलिए नहीं पढ़ना है कि एग्जाम ही क्रॉस करना तभी हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए। एक फोकस ये नहीं होना चाहिए। एक फोकस ये भी हम कर सकते हैं कि स्टडी के माध्यम से अपने जीवन में भी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं। जब आप सीखने के लिए पढ़ते हो तो आप उसको बहुत मन से करते हो, उसके लिए आपको एक पैसन होता है, उसके लिए आपको, है ना। तो आपको वो पैसन रखना है अपने अंदर कि हमें उसको सीखना है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही पढ़ के आप ख़त्म कर दोगे, इसको आपको जीवन भर तक लेके चलना है। हो सकता है आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आप उन्हें भी इनके माध्यम से कुछ ज्ञान दे सको। तो ये सिर्फ सीखने के लिए इस पर्पज़ से सीखना है कि हमें आगे भी जाके इसका डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब जाके आप सीख सकते हो।
तो ऐसे आपको क्या करना है, अपने जो डेली टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट करना है, फिर जाके आपको वीकली टारगेट कंप्लीट करना है। आप यहाँ टेस्ट भी दे सकते हो सकता है आप संडे को मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन मैं टेस्ट दूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो 6 दिन का मैंने पढ़ा हुआ है उसका मैं रिवीजन कर लूँगा और टेस्ट दे दूंगा। बाकी टाइम बचता है मैं उसके लिए घूमने चला जाऊँगा, या फिर कोई मूवी देख लूँगा, या फिर कोई वेब सीरीज देख लूँगा। तो उसमें क्या है कि मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया और मैं इन्जॉय हो गया। उसके बाद फिर मुझे मंडे से लेकर सैटरडे तक तैयारी करनी है। जी जी, मैं जो सॉरी थोड़ा उसके लिए थोड़ा इशू हो गया था। मैं जल्द ही इस चीज़ के लिए अपना जो सीरीज़ चल रही थी, मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू रखूँगा। एक मैप सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू रखूँगा। इसके साथ साथ में एक करंट अफेयर का मैं सीरीज़ और लेकर चलूँगा साथ में, ताकि हमारा जो करंट अफेयर है, एक सब्जेक्ट है वो तैयार हो सके, मैप है वो तैयार हो सके, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी तैयार हो सकें। देखिए, हर चीज़ मैं कराऊँगा ये भी पॉसिबल नहीं कि मैं हर चीज़ करा सकता हूँ, कुछ चीज़ आपको अपने आप से भी पढ़नी चाहिए। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए कितना यूज़फुल हो सके, वो आपके लिए बहुत ही है ना कंफर्टेबल रहेगा। जी जी जी, हाँ मैं कह रहा हूँ ना उसके लिए कि मैं इसका मैंने थोड़ा इशू हो गया था, टेक्निकल इशू हो गया था जिस वजह से मैं सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन मैं जल्द ही जैसे ही मुझे पॉसिबल होता है उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखूँगा और कंटिन्यू लेके चलूँगा उसको, ताकि ये सीरीज़ मुझे भी लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है कि हम लोग जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बताया नहीं जाता है कि आपको पहले सिलेबस पढ़ना है, आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं। सीधा क्या होता है, बच्चे जैसे दिल्ली आते हैं, कोई कोचिंग संस्थान बता दी, कोचिंग संस्थान में क्या होता है सीधा कोई भी सब्जेक्ट उठाया और पढ़ाना चालू। कहीं ये बताया ही नहीं जाता है अच्छे से कि पहले आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़िए, कोई बेसिक चीज़ तैयार कीजिए, उसके बाद आप कोचिंग संस्थान में जाइए। हाँ, यहाँ पे बात आती है कि कोचिंग संस्थान आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कौन सी कोचिंग में जाना चाहिए, कौन सी में नहीं जाना चाहिए, क्या दिल्ली आना इसके लिए ज़रूरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और एक एनर्जी भी होती है हम लोगों में। थोड़ा अभी मैं ये मैंने सेशन की शुरुआत की है तो मैं थोड़ा इसको ज़्यादा लंबा नहीं रख पाऊँगा सेशन को। मुझे लग रहा था कि मैं 2 घंटे का सेशन रखूँगा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है कि लंबा सेशन थोड़ा रखने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बोर होने लगते हैं हम। कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो इसमें एक बोरियत, जैसे मैं समझता हूँ कि आप बिगनर हैं तो सबके बस की बात नहीं होती है कि कौन कितना एनर्जेटिक है कितना नहीं है। मुझे इशू नहीं है, मैं तो 2 घंटे क्या 3 घंटे भी सेशन ले लूँ, लेकिन आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, कितना समझ रहे हो चीज़ों को, कि एक आपकी भी एक सीमा होती है ना। तो मुझे उसको देख के भी काम करना पड़ेगा, और उसी लिए फिर मैंने बोला ना कि मैं जो सीरीज़ है वो सीरीज़ लेके आऊँगा, क्योंकि ये आपने बोला कि आपके लिए बेनिफिशियल है और मुझे भी लगता है कि बिगनर्स के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो इसको मैं लेके चलूँगा सीरीज़ को, और जो मैप सीरीज़ है वो भी चलूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा यूपीएससी में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप से, तो उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए जब हम सीरीज़ लेके आएंगे ना, जो मैप की सीरीज़ आती है उसको आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है उस सीरीज़ में। जो भी जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पे इंडिया का मैप में कोई लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, वैसे है नहीं ऐसा, इंडिया का मैप बहुत अच्छा है, ये मैंने बना दिया है थोड़ा। तो ऐसे कोई लोकेशन आती है, ठीक, तो आप यहाँ से कोई भी लोकेशन आती है, कोई भी जैसे आप सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि मैप है, कोई राज्य है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी सीमा किस राज्य से लगती है, किससे नहीं लगती है, ये सिर्फ मैंने एक अपने भारत के लिए बताया। ऐसे ही हमें पूरे विश्व में देखना है, होल विश्व में हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन से देश की सीमा किस देश से लगती है, उसकी राजधानी कहाँ है, ठीक है, उसके आसपास कोई खाड़ी तो नहीं है, कोई जल संधि तो नहीं है, ये चीज़ हमें देखनी है। ये चीज़ हमारी मैप सीरीज चल रही है तो मैं भी इसको कंटिन्यू रखूँगा, शुरू चल ही रहा था मेरा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मैप पढ़ना। यूपीएससी बराबर हर साल से क्वेश्चन पूछती है मैप से, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैप से क्वेश्चन नहीं आया, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मैप से मिलेगा ही। तो आपको मैप बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक चीज़ यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मैप से जो भी क्या है ना, कि करंट अफेयर में जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी किसी प्लेस का नाम लिया गया, आपको क्या करना है कि उस लोकेशन पे जाना है। आप वर्चुअली जा सकते हैं, आपको फिजिकल नहीं जाना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मैप पे सर्च कर सकते हैं। आपके फ़ोन में आजकल मैप का एक ऑप्शन आता है गूगल मैप, वहाँ भी सर्च कर सकते हो, या फिर सिंपली गूगल पे टाइप करके देख सकते हो, या फिर आपके पास एटलस बुक होगी वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। उस लोकेशन को आप लोकेट कर लोगे कि लोकेशन है, कोई लोकेशन आई इंडिया का, उससे क्या संबंध है, भारत से इसके क्या रिश्ते हैं, आपका आईआर तैयार हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए, तो यहाँ पे
मैं क्या बता रहा था कि हाँ, कोई लोकेशन आती है तो आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे कोई लोकेशन मान के चलिए वियतनाम ले लीजिए, ठीक है। वियतनाम कोई मंत्री हमारे गए हैं यात्रा पे, हमें ये देखना है कि वियतनाम से लेकर इंडिया तक कितने देश आते हैं बीच में, उन देशों की कैपिटल क्या है, वियतनाम से भारत का ऐतिहासिक संबंध क्या है, इतिहास में कोई संबंध रहा है, कैसा नहीं है। हो सकता है अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल, जो वर्तमान सरकार है, इस कार्यकाल के अलावा जो पिछले सरकारों में संबंध कैसे रहे हैं इस देश से, कैसे नहीं रहे हैं। क्वेश्चन आपका कोई IR से आता है तो यही आएगा कि इन संबंधों को सुधारना है, इसकी रणनीति क्या रणनीति है, इस तकनीक को लेकर कुछ भी आ सकता है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली जितने भी आप करंट अफेयर में तैयार यही करना है। हाँ, ये बता रहा हूँ मैं, टेस्ट सीरीज के लिए थोड़ा आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे अब मैप से आपकी कितनी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो तैयार हो जाती है। आपका IR वाला पोर्शन है, वो भी आपका तैयार हो जाता है, ठीक। तो मैप को इतना हल्के मत लीजिए, मैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब एक स्टूडेंट ने बोला है कि क्या सिर्फ एक ही कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, है ना, PTI मेंस के लिए क्या एक ही कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपने सही चीज़ पूछी है कि एक ही की दो की। अब जो भी आपको पॉसिबल लगता है कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 2, है ना, 2 कोचिंग संस्थानों के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि एक कोचिंग संस्थान है वो एक ही पैटर्न पे टेस्ट सीरीज लेगा, ठीक है, और दूसरा है वो दूसरे पैटर्न पे लेगा। तो और UPSC क्या है, इन दोनों से हट के लेगा, उसका दायरा ही अलग है। तो अगर आपको UPSC का एग्ज़ाम देना है तो कम से कम आपको 2 टेस्ट सीरीज तो आप लगा लो, तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, ताकि आपका जो पैटर्न है वो किसी एक कोचिंग संस्थान की ओरिएंटेड ना रहे। आपका जो एग्ज़ाम देने का पैटर्न हो जाएगा वो आपको प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आपको UPSC का एग्ज़ाम देना है। अगर आप किसी एक कोचिंग संस्थान का मैगजीन लगाते हो, है ना, तो आपका माइंडसेट हो जाएगा कि इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप इसी तरीके से सॉल्व करने लगोगे, आप उसी तरीके से उसका आंसर देने लगते हो। वहीं आप दूसरी कोचिंग संस्थान का लगाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा, तब जाके आपका माइंड ये स्टेब्लिश हो जाएगा कि आपको किसी पैटर्न पे नहीं चलना है, इसलिए आपको, क्योंकि आपको UPSC का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैंने ये बता दिया है कि आपको कैसे से कर सकते हो। कम से कम आपको 2, अगर चाहते हो तो 2 कोचिंग संस्थान का मैगजीन लेके आप उसे तैयार कर सकते हो। अब आप लोगों में से किसी और की कोई क्वेरी हो तो बताइए। आई होप आप लोगों को ये सेशन काफ़ी बेटर लगा होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने चीज़ों को एलेबरेट किया है, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोगों को काफ़ी समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी इनमें से कोई प्रॉब्लम आती है, आप अच्छे से इसको वीडियो को एक बार अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप फिर से इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप देख सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स रहती है तैयारी के दौरान। फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कीजिए और इसको मैं रिजॉल्व कर दूँगा। कोशिश कर सकता हूँ कि आपका कितना भी प्रॉब्लम है, कैसे इसका, क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन मोड में हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों को तैयारी के दौरान क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा समझ सकते हैं, थोड़ा इसके लिए संवेदनशील हो सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम आती है। ऑप्शनल के लिए आप परेशान मत होइएगा, ऑप्शनल के लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा, कौन सा ऑप्शनल लेना है। पहले आप GS पे ध्यान दीजिए, ठीक है जी। चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब सेशन को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। वेट रहेगा आप लोगों का कि आप लोग भी अच्छे से उसमें सहयोग करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।